हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, कि संसाधनों का विकास किस प्रकार हुआ, संसाधन क्या होता है और उसका विकास किस प्रकार हुआ। तो देखिए, पहला हमारा पॉइंट है इसमें जो लिखा हुआ है कि संसाधन। तो बात ये आती है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन हम उन सब वस्तुओं को कहते हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संसाधन। अब ये है कि संसाधन किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि संसाधन हम 3 प्रकार से यूज करते हैं, भौतिक प्रकार से, प्रकृति से, इन्वायरमेंट से, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से, और तीसरा हमारा होगा संस्थाओं द्वारा। 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, संसाधन को यूज करते हैं जो मानव को संसाधन के रूप में मिलता है, मनुष्य को। जैसे मान लीजिए प्रकृति से हमें जो जो चीज़ें प्राप्त होती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हम आजकल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमके लैपटॉप के माध्यम से हमें नॉलेज मिल रहा है, मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमारी क्या हो गई है, आसान हो गई है। तो इस तरीके से संसाधन हम 3 तरीके से यूज करते हैं, प्रकृति द्वारा, प्रौद्योगिकी द्वारा और संस्थाओं द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, कि इन संसाधनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है। तो देखिए, ये किया गया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पहला पॉइंट है, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, और तीसरा पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है आपका विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो चलिए हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है कि उत्पत्ति के आधार पर। तो किस प्रकार उत्पत्ति के आधार पे, तो इसमें हम देखेंगे जैव और अजैव के माध्यम से, मतलब जो चीज़ें जीवित हैं उत्पत्ति के आधार में, जो चीज़ें जीवित हैं, और जो अजैव जो जीवित नहीं हैं, तो उनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, उनको हम क्या कहते हैं, जैव और अजैव कहते हैं। तो बात ये आती है जैव और अजैव में होता क्या है। तो जैव में हम देखेंगे कि हेलो, तो बात आती है जैव की। तो जैव में जीवित चीज़ें, जैसे मान ली मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये जैव में आ जाएंगे। और अजैव में नदी पर्वत पठार जो हैं वो अजैव हो जाएंगे। ठीक है, आते समाप्यता के आधार पर, कि समाप्यता के आधार पे क्या है, जैसे नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नवीनीकरण योग्य संसाधन में हम जैसे देखेंगे पवन हो गया, जल हो गया, फिर उसमें 2 तरीके का, एक तो सतत है जो डेवलपमेंट सतत होता रहता है, विकास होता रहता है, और दूसरा है जैव जिसमें जीवन है। तो देखेंगे प्रकृति वनस्पति और वन्य जीव वनस्पतियाँ, ये दोनों वनस्पतियाँ आएंगी। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे दोबारा, जैसे हम देखते हैं बहुत कुछ चीज़ें, जैसे देखिए न्यूज़पेपर है, हम पढ़ते हैं फिर वो बेकार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल बिन हो जाता है। तो ये है कि आपका नवीकरण में दोबारा हम उसका निर्माण कर सकते हैं, जिसमें आपका देख प्राकृतिक वनस्पतियाँ वगैरह हैं कि जो ख़त्म हो जाती है, फिर से हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। वन्य जीव हो गया कि हम उसको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पवन हो गया, और जल हो गया, मतलब हवा और जल। अनवीकरण में है पुनः चक्रीय धातु, जैसे धातु हो जाता है, और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। इन सब चीज़ क्या है, अनवीकरण है, जिसको हम बना नहीं सकते। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्वामित्व के आधार पे, कि स्वामित्व के आधार पे क्या है। तो स्वामित्व के आधार पे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कई भागों में डिवाइड किया गया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत में यह है कि जिनके पास भूमि हो, घर हो, मतलब काफ़ी प्रॉपर्टी हो, उसके पास इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी हो, उसे हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत कहते हैं। सामुदायिक है कि जो समाज के लिए हो, जैसे मतलब हम कह सकते हैं सामुदायिक में जैसे चारण भूमि हो गया, जैसे पशु को चराने के लिए भूमि जो सभी के लिए होता है, शमशान भूमि जो सभी के लिए होता है, तालाब वगैरह, फिर सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, मैदान, खेल का मैदान, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक, मतलब ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक सभी के लिए उपयोग में जो की जाती है उसको, वो किसके आधार पे, सामुदायिक आधार पे। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रीय आधार पे, क्योंकि इसको 4 भागों में बांटा गया। अब राष्ट्रीय आधार पे देखेंगे कि राष्ट्रीय आधार पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त हैं। तो राष्ट्रीय आधार पे हमने देखा कि मतलब जो महासागर वगैरह है, रेलवे है, ये सब चीज़ें राष्ट्र के तौर पे, जैसे आपका मेट्रो है, ये सब चीज़ें राष्ट्र की तरफ से जो हमें प्राप्त हुई है उसे हम राष्ट्रीय कहते हैं। सड़कें हैं, नहरें हैं, रेलवे लाइन है, ये सब हमारा क्या है,
वो क्या होता है, राष्ट्रीय आधार पे होता है कि राष्ट्र के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के आधार पे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हम ये देखेंगे महासागरीय रूप से हमें क्या किया गया, बंटवारा किया गया, जिस पे दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। और ये जो महासागरीय अधिकार दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सहमति के द्वारा हमें ये प्राप्त किया गया है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में सिर्फ हम ये महासागर से ही नहीं जुड़े देखेंगे, आजकल तो देखेंगे व्यापार के माध्यम से भी हम वैश्विक लेवल पे एक दूसरे से क्या कहें, संपर्क पे हैं। तो ये भी आपका आएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। इस तरीके से हम देखेंगे लास्ट पॉइंट आपका जो लिखा हुआ है विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पे कई पॉइंट हैं आपके इसमें, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो बात है संभावी संसाधन क्या होते हैं। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संभावना है कि हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका विकास करके हम और दैनिक जीवन में अपने यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, तो सौर ऊर्जा कहाँ है, राजस्थान और गुजरात की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक संभावना है कि वहाँ से हम सौर ऊर्जा को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन अभी मतलब उतना ज़्यादा किया नहीं जा रहा है, उतना ढेर सारा मतलब विकास उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज अभी नहीं किया गया है। मतलब ये संभावना कि वहाँ से हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकसित संसाधन। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे मतलब जो डेवलप हो गए, जो दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में टेक्नोलॉजी की, जैसे मान लीजिए आज कि टाइम में हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये है कि लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ ये विकास का मतलब इसका डेवलप हो चुका है। तो विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका विकास हो चुका है। अब आते हैं भंडार पे। तो भंडार यह है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, वे होते हैं भंडार। ठीक है। और भंडार में यह है कि इसका भंडार हमारे पास ढेर सारा है, लेकिन अभी हम ज़्यादा रूप से हम क्या करते हैं, यूज उसको नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भंडार। संचित कोष क्या है? तो संचित कोष है कि जो अभी संचित करके रखा गया, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब उसको संचित करके देखते हो ना कि घर में कभी कभी होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई मात्रा में सामान होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख देते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे निकालेंगे। तो ये ऐसे ही क्या है, हमारे राष्ट्र में है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो संचित रूप में कोष में रखी गई है कि भाई उसका बाद में हम प्रयोग करेंगे, तो ये जब ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आरओ का, पहले के टाइम में पानी की उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शुद्ध पानी मिल जाता था, तो आरओ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यह है कि हमें आरओ की ज़रूरत पड़ गई, तो इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया जो पानी को क्या करे, प्यूरीफाई कर दे, हम उसको दैनिक लाइफ में यूज कर सकें। तो उसी प्रकार ठीक है। तो दिया है इनका प्रयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है, कम हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं, इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल दूसरा क्लास देखेंगे वीडियो।